नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये इंटरनेट के शटडाउन के बारे में है कि कैसे लोकतंत्र में ये इंटरनेट जो शटडाउन्स है ये बहुत ही नेगेटिव नकारात्मक चीज है और ये कैसे किसी भी लोकतंत्र पर बुरा प्रभाव डालता है। भारत में क्या इंस्टेंसेस रहे हैं, क्या उदाहरण रहे, कब कब इंटरनेट शटडाउन हुआ है एज कम्पेयर टू दूसरी कंट्री भी कितना है, ये भी हम इस आर्टिकल में बात करेंगे। उसके बाद में जो आज का हमारा दूसरा आर्टिकल है ये है इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड के बारे में। नया इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड आया, उसके बारे में बाद में काफी ज्यादा आशा आई मार्केट में, लेकिन इसको बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया। तो इसी आर्टिकल में हम बात करेंगे कि ये जो कोड है पर्टिकुलर ये कितना फायदेमंद रहा मार्केट के लिए और ये कैसे जो एक लक्ष्य निर्धारित करा था उसको इसने कितना फुलफिल करा है, कितना इसको पूर्ण किया है। अंत में आपको जैसे पता है न्यूज इन फ्लैश होता है, ये लॉ सीखो का इनिशिएटिव है जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले लॉ सीखो की ये कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज जो कि हमारी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए है। उसके अलावा भी लॉ सीखो के और भी कुछ कोर्सेज है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो चलिए आज का एमसीक्यू देखते हैं। वह यह है कि पार्डनिंग पावर जो गवर्नर को मिली ही रहती है ये निम्न में से किस अनुच्छेद में उन्हें दी गई है। आपको ऑप्शन ए है अनुच्छेद 160, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 161, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 162 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 163 आर्टिकल 163। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वर्णनात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह यह है कि इंटरनेट शटडाउन जो इंटरनेट बंद कर दिया जाता है सरकारों के द्वारा ये किसी भी डेमोक्रेसी पर कैसा प्रभाव डालता है, किसी भी लोकतांत्रिक कंट्री पे कैसे प्रभाव डालता है, इसकी एक आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए प्री सेंसरशिप के बारे में बात करते हैं। जो इंटरनेट शटडाउन है उस आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। तो हाल ही में जो अमेरिकन हिस्टोरियन एसोसिएशन है इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। इस स्टेटमेंट में उन्होंने क्रिटिसाइज किया है भारतीय नीति को, इंडियन पॉलिसी गाइडलाइंस को जो कि केंद्र सरकार के द्वारा दी गई। तो इन्होंने ये गाइडलाइन दी है वर्चुअल सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस के रिलेटेड। तो पॉलिसी गाइडलाइन क्या है और इस पे AHA जो अमेरिकन हिस्टोरियन एसोसिएशन है इसका क्या रिस्पॉन्स है वो जानते हैं। तो पॉलिसी मैंडेट्स ऑब्टेनिंग प्रीवियर अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इफ एकेडमिक्स वांट टू convene virtual international conference, seminars or training session on subject that are clearly related to India's internal matters। तो भारतीय आंतरिक मामलों से जुड़े हुए अगर कोई कॉन्फ्रेंस, कोई सेमिनार, कोई ट्रेनिंग सेशन होते हैं वर्चुअली इंटरनेट के माध्यम से, तो इस पर एक सेंसरशिप लगाई हुई है कि आपको पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है, विदेश मंत्रालय जो है, उसका अप्रूवल लेना होगा। तो इसी के अगेंस्ट में AHA जो है अमेरिकन हिस्टोरिकल एसोसिएशन जो है उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि इससे जो रिसर्च है ये काफी ज्यादा अफेक्ट होगी, लाइकली टू अफेक्ट अ वाइड रेंज ऑफ स्कॉलरी एक्सचेंज दैट आर क्रिटिकल टू फ्री इंटरनेशनल एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज। तो यहाँ पर ये देखने को मिलता था जो एकेडमिशियंस थे वो आपस में बात करते थे। तो यहाँ पे एक स्कॉलरी एक्सचेंज होता था, आपके देश में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, नीतियाँ कैसे है, कैसे आपके देश का उदाहरण लेकर हमारे देश की नीतियाँ अच्छी हो सकती है, इस प्रकार की चर्चाएं होती थी। और भी एकेडमिक जो विश्वविद्यालयों से जुड़ी हुई चर्चाएं रहती है वो भी यहाँ पर होती थी। लेकिन अब ये इस गाइडलाइन के बाद में प्रभावित होगा ऐसे AHA ने रिस्पॉन्स किया है। उसके साथ में खास तौर पे जो भारतीय स्कॉलर्स है वो डिसएडवांटेज हो जाएंगे क्योंकि डिस्कशन जिस टाइप का पहले डिस्कशन हुआ करता था अब उस टाइप का डिस्कशंस नहीं देखने को मिलेगा और जितना ज्यादा हुआ करता था उतना भी नहीं ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये केवल हिस्टोरिकल या किसी एक पॉलिटिकल व्यू से नहीं है, ये जितने भी डिसिप्लिन है सब में डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा। ये रिस्पॉन्स आया है AHA की तरफ से। तो यहाँ पे जब हम प्री सेंसरशिप की बात करते हैं, बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ प्री एम्प्टिव स्ट्राइक, अ मिलिटेंट
स्ट्रेटजी। तो एक मिलिटेंट स्ट्रेटजी रहती है कि आप युद्ध में जाने के पहले ही आपका युद्ध स्टार्ट हो जाता है इनडायरेक्टली वे में। तो उसी तरीके का एक जो हथियार है ये होता है प्री सेंसरशिप में, जिसमें आप इंटरनेट शट डाउन कर देते हैं। लास्ट 4 सालों में देखें, अगर पिछले 4 वर्षों में देखें तो 400 शटडाउन हुए हैं भारत में। उसमें से 223 दिन का जो शटडाउन है ये जम्मू एंड कश्मीर में ही सिर्फ देखने को मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि इससे कोई फायदा होता है, इससे जितना फायदा होता है उससे ज्यादा राइटर के द्वारा बताया गया है कि इससे नुकसान होता है। आर्थिक रूप से देखें तो हमने 2000 करोड़ जो है वो लॉस कर दिए है 2020 में सिर्फ। तो यहाँ पर पिक्चर्स दी गई है कि कैसे अलग अलग क्षेत्रों में शटडाउन हुआ है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और जम्मू एंड कश्मीर, जो अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर था जिसमें लद्दाख का हिस्सा हुआ करता था जो स्टेट, उसमें भी काफी हमको शटडाउन देखने को मिले हैं। और उसके बाद में जब जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना तो यहाँ पे भी काफी ज्यादा शटडाउन हमें देखने को मिले। जब से जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना तब से लगातार यहाँ पे इंटरनेट शटडाउन था। फिर कोर्ट की दखलंदाजी हुई, उसके बाद में अभी कुछ दिन पहले ही, 1-2 दिन पहले ही ये अनाउंस किया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर में अब 4G इंटरनेट जो है वो वापस आएगा, जो कि काफी लंबे समय बाद हमें ये देखने को मिल रहा है। उसके बाद में कुछ कंट्रीज की बात की गई है जहां पे शटडाउन होते हैं। तो भारत उन टॉप कंट्रीज में है जहां पे बहुत ज्यादा शटडाउन होते हैं। अगर हम इन आंकड़ों को देखें तो यहाँ पे चाड और म्यांमार के अलावा भारत तीसरे नंबर पे आता है जहां पे इंटरनेट शटडाउन आवर्स के मामले में बहुत ज्यादा है। और इसका ऐसा नहीं है कि आप इंटरनेट शटडाउन जब करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट भी चुकानी पड़ती है, क्योंकि आज अगर सर्विस इंडस्ट्री देखे तो ये कंप्लीटली इंटरनेट बेस्ड है। उसके अलावा जो आज का हमारा दूसरा आर्टिकल है वो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड पर। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड जो है इसकी काफी आलोचना की गई। कहा गया है कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस जो है वो जिस उद्देश्य के लिए लाई गई थी वो कंप्लीट नहीं हो पा रही और केवल 25% कंपनी ही है जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है, बाकी सारी लिक्विडेटेड हो रही है। तो रीजन व्हाई द अबव आर्ग्यूमेंट इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर बात यह है कि ये आर्ग्यूमेंट क्यों करेक्ट नहीं है। सो CIRP enables the market to attempt to resolve stress in company through a resolution plan। तो CIRP इस प्रोसेस के द्वारा रिजोल्यूशन प्लान पास किया जाता है। अगर कंपनी रेस्क्यू करने के लिए ये वाइबल होती है, विजिबल होती है, तो उन्हें रेस्क्यू कर दिया जाता है। बाकी जो कंपनीज हैं उन्हें लिक्विडेट किया जाता है। तो यहाँ पर बात ये आती है कि बहुत सी कंपनीज हैं जिनको रेस्क्यू नहीं किया जा सकता। राइटर बता रहे हैं इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में कि ऐसी बहुत सी कंपनी है जिनको रेस्क्यू करना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलता है। जो एक रचनात्मक यहाँ पर जो उनका डिस्ट्रक्शन है वो खत्म हो जाता है। उसके अलावा ये इकोनॉमिक कॉस्ट भी इसकी बहुत ज्यादा होती है, वाइबल नहीं होता है इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से चलाना उस कंपनी को, इसीलिए भी इनको रेस्क्यू नहीं किया जा सकता है। तो इन्होंने यहाँ पे कारण बताया है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि क्यों रेस्क्यू नहीं किया जा रहा है। उसके अलावा अगर हम देखें तो 75% ऑफ असेट्स वर रेस्क्यूड एंड 25% ऑफ असेट्स वेंट फॉर लिक्विडेशन। तो यहाँ पर जितनी कंपनीज, आप कंपनीज को ना देखिए, आप यहाँ पर असेट को देखिए। राइटर ने बताया कि 75% ऑफ असेट्स है, अगर जितनी भी कंपनी इस प्रोसेस में गई है उनके 75% जो असेट्स है वो रेस्क्यू कर दिए जाते हैं और केवल 25% ही ऐसे असेट है जो लिक्विडेशन में जाते हैं। तो यहाँ पर 75% ऑफ कंपनीज सेंट फॉर लिक्विडेशन वर डिफंक्ट एंड सिक। तो जिन 75% कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है उनके पास में असेट बहुत ही कम है, वो डिफंक्ट या सिक है। उसके अलावा ऐसी कंपनी जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है उनके पास में मेजॉरिटी ऑफ असेट है और उनमें की केवल 25% ही कंपनी ऐसी है जो लाइबिलिटीज पे है। तो इसीलिए यहाँ बहुत इजी हो जाता है कि उनको रेस्क्यू किया जा सके। तो यहाँ पर IBC जस्ट वन ऑफ द ऑप्शन फॉर अ सिक कंपनी, अदर ऑप्शन इंक्लूड स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, कंपनीज एक्ट में जो दी गई है। तो राइटर बता रहे कि आप केवल इस पर्टिकुलर कोड पर ही ना रुकिए, इसके अलावा स्कीम ऑफ अरेंजमेंट भी हमारे पास में कंपनीज एक्ट में हमें दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं वो देखने की जरूरत है, राइटर ने दिए है। तो टोटल 3000 एप्लीकेशन जो है वो CIRP के लिए मिली है, उसमें से 10,000 जो है वो डिस्पोज की जा चुकी है अभी तक। उसमें से अब जो है बची हुई 30,000 जो 30,000 में से 10,000 डिस्पोज की गई है, 20,000 बची है। तो उन 20,000 में से 16 जो है वर रिजॉल्व बिफोर एडमिशन, तो ये एडमिशन के पहले ही रिजॉल्व कर दी गई है। और बची हुई जो 4,000 है उनमें से 1900 जो है वो ऑनगोइंग है, 800 जो है वो रिजॉल्व हो गई है थ्रू ADR, और जो
1300 है ये कंप्लीटेड बाय CRRP है, मतलब अपने अंतिम चरण में है। तो यहाँ पर लिक्विडेशन रेस्क्यू इज एन आउटकम ऑफ मार्केट फोर्सेस, द लॉ इज ओनली एन अनेबलर। तो यहाँ पे मार्केट की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो ये पर्टिकुलर कोड है जो CIRP है, ये केवल एक मार्केट अनेबलर है, ये मदद करता है, एज ए कैटलिस्ट मदद करता है। यहाँ पर राइटर ने ये संक्षिप्त में बताया है। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहाँ पर बैंकरप्सी बैटल हमें देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग, फिर रियल एस्टेट, फिर कंस्ट्रक्शन में है। उसके अलावा इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड जो है 2016 का, ये क्यों लाया गया? सबसे पहले जो हमारे स्ट्रेस एसेट जो कंट्री के वो मुक्त हो सके और वो मार्केट जो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था है और उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान दे सके। उसके अलावा इसके एप्लीकेशन जो है पार्टनरशिप, LLP और कॉर्पोरेट्स के लिए होता है। 180 दिन के अंदर ये एप्लीकेशन डिस्पोज होनी चाहिए, कभी कभी 90 डेज का एक्सटेंशन भी इसमें मिल सकता है। तो यही कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर बात करता है ये पर्टिकुलर कोड। तो चलिए न्यूज इन फ्लैश देखते हैं। उत्तराखंड में फ्लड देखने को मिले हैं। ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। तो इस राज्य में 7 लोगों की मृत्यु हो गई है और 125 अभी भी मिसिंग है, मतलब जो डेथ टोल है वो और बढ़ सकता है। तो यहाँ पर ग्लेशियर जो है वो बर्स्ट हुआ, जो भूसंकलन हुआ है उसके कारण नंदा देवी में हुआ है। तो उसके कारण फ्लश जो एक फ्लड से हमें जो बाढ़ है वो ऋषि गंगा और धौली गंगा रिवर्स में, जो कि चमोली में है, उनमें देखने को मिली है। उसके साथ में यहाँ पे तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट जो है धौलीगंज में, ये 520 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट था NTPC का, इसको भी बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। तो देखते हैं यहाँ की स्थिति कैसी है। 1-2 दिन में और चीजें यहाँ पे क्लियर होगी, वो भी हम अगर इम्पोर्टेंट होता है तो कवर जरूर करेंगे। तो चलिए आज का विश्लेषण यही समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।